नमस्कार। अगले आधे घंटे में देखिए देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। मैं हूं प्रीति। शुरुआत सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को बीजेडी टीआरएस का समर्थन। शिवसेना आज करेगी फैसला। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की 22 जून को बैठक। पंजाब में किसानों को बड़ी राहत। अमरिंदर सरकार का 2 लाख तक कर्ज माफी का ऐलान। खुदकुशी करने वाले किसानों के परिजनों को मिलेंगे 5 लाख रुपए। अब भारत में बनेंगे F-16 लड़ाकू विमान। टाटा समूह और लॉकहीड मार्टिन के बीच करार। मेक इन इंडिया के तहत निर्माण के साथ निर्यात की इजाजत। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राज्य के 6 जिलों के 165 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। पूर्वोत्तर में भारी बारिश की आशंका। ब्रिक्स खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। अब तक 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पर कब्जा। हॉकी विश्व लीग में आज भारत का नीदरलैंड से मुकाबला। बिहार के मौजूदा राज्यपाल रामनाथ कोविंद एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी संसदीय बोर्ड की कल बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया। अमित शाह ने रामनाथ कोविंद के नाम पर विपक्षी दलों से बात करके आम सहमति बनाने की उम्मीद जताई। इस बीच रामनाथ कोविंद का कल दिल्ली पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने भव्य स्वागत किया। दिल्ली में बीजेपी पार्टी मुख्यालय में सोमवार को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर फैसले के लिए संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और संसदीय बोर्ड के सदस्य मौजूद थे। बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने ऐलान किया कि एनडीए की ओर से बिहार के गवर्नर रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। नामांकन की तिथि तो रामनाथ जी से चर्चा कर तय करेंगे, मगर बड़ी जो अभी सोच बनी है 23 तारीख को नामांकन होने की संभावना है। अमित शाह ने उम्मीद जताई कि रामनाथ कोविंद के नाम पर विपक्ष समेत दलों में आम सहमति कायम होगी। इसके लिए बीजेपी विपक्षी दलों से बातचीत करेगी। नाम तय करने से पहले भी हमने देश के सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की है। आज नाम तय करने के बाद एनडीए के सभी साथियों को भी सूचना की भी गई है, सूचना हो भी रही है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति के रूप में गरीबों, वंचितों और पिछड़ों की आवाज बनेंगे। कानून और संविधान के जानकार के तौर पर देश को फायदा मिलेगा। बिहार के मौजूदा राज्यपाल रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में हुआ। पेशे से वकील रहे कोविंद 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 28 जून है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने बीजेपी की ओर से उम्मीदवार के ऐलान से पहले आम सहमति बनाने की कोशिश नहीं करने पर निराशा जताई है। कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दल 22 जून की बैठक में उम्मीदवार को लेकर रणनीति पर चर्चा करेंगे। इधर टीआरएस और बीजू जनता दल ने रामनाथ कोविंद का समर्थन करने का ऐलान किया है, तो एनडीए की सहयोगी शिवसेना ने भी इस बारे में आज फैसला लेने की बात कही है। एनडीए की तरफ से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने को कांग्रेस ने एक तरफा फैसला बताया है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी ने फैसला लेने के बाद जानकारी दी, तो ऐसे में आम सहमति की बात खत्म हो जाती है। वो तो निर्णय हो गया, तो उसमें आम सहमति की तो गुंजाइश रही नहीं। ये हम अपेक्षा नहीं करते थे। विपक्षी दलों की 22 जून को बैठक होगी। इसमें रामनाथ कोविंद के समर्थन या अलग उम्मीदवार उतारने पर चर्चा होगी। वाम दलों समेत कई पार्टियां अपना उम्मीदवार खड़ा करने के पक्ष में हैं। वो एक ही बार हुआ, बाकी हर बार राष्ट्रपति के चुनाव में कंटेस्ट हुआ
क्योंकि ये एक राजनीतिक लड़ाई है। अब ये हमारी देश की परंपरा भी रही है, इतिहास भी है। सारे अपोजिशन की बैठक होगी और जो उनकी तरफ से नाम अनाउंस हुआ उस पर, उसके बाद हम लोग भी बैठ के इस पर विचार करेंगे क्या करना क्या नहीं करना। सकारात्मक ही रहेगा, बशर्ते विपक्ष से इस पद के लिए अन्य कोई दलित वर्ग का इनसे अधिक लोकप्रिय व काबिल उम्मीदवार चुनाव के मैदान में नहीं उतरता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी या मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कद का कोई उम्मीदवार होना चाहिए था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात कर राज्यपाल रामनाथ कोविंद को बधाई दी। इन प्रश्नों का उत्तर पूछना अभी मुनासिब नहीं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे बिहार के राज्यपाल देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हुए। एनडीए में शामिल पार्टियां रामनाथ कोविंद के साथ खड़ी हैं, वहीं टीआरएस ने रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। Our party senior leaders, our honorable leader had taken a decision to support the NDA presidential candidate. ये जो लोग विपक्ष के लोग हैं और अपने को प्रोग्रेसिव कहते हैं, उन तमाम लोगों को जो अपने को प्रगतिशील मान करके कहते हैं, सबको समर्थन करना चाहिए और जो नहीं समर्थन करेंगे माना जाएगा कि ये दलित विरोधी हैं। लेकिन अगर आंकड़ों पर जाए तो फिलहाल कई क्षेत्रीय पार्टियों के रुख से एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। एआईडीएमके, वाईएसआर कांग्रेस एनडीए के उम्मीदवारों का समर्थन कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जीएसटी लागू करने के लिए संसद भवन के सेंट्रल हॉल में 30 जून की आधी रात को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पीटीआई के मुताबिक इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा शामिल होंगे। साथ ही कई मुख्यमंत्री और दूसरे नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। 30 जून की आधी रात को जैसे ही घड़ी की सुई में 12 बजेंगे, देश में जीएसटी को लॉन्च किया जाएगा और 1 जुलाई से ये लागू हो जाएगा। इससे पहले 30 जून को दिन में जीएसटी काउंसिल की बैठक भी होगी। पंजाब सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए छोटे और सीमांत किसानों के लिए 2 लाख रुपए की कर्ज माफी का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सोमवार को पंजाब के किसानों को राहत देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री के इस फैसले से राज्य के 10 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। ये फैसला अर्थशास्त्री डॉक्टर टी हक के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समूह की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। इस समूह को राज्य के परेशान कृषक समुदाय की सहायता करने के तरीके और साधनों का सुझाव देने का काम सौंपा गया था। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य में आत्महत्या करने वाले सभी किसान के परिवारों का पूरा कर्ज उनकी सरकार चुकाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार को दी जाने वाली अनुदान की रकम को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। Total borrowing small and marginal farmers comes to therefore 13 lakhs. Entire crop loan waived 8.75 lakh small and marginal farmers. Total waiver, 100% waiver. And to the remaining 1.5 lakh farmers, we are giving 2 lakhs per farmer. And total number of farmer households covered by debt waivers 10.25 as against 18.50. उधर मध्य प्रदेश में 3 और किसानों ने बीते 2 दिनों में आत्महत्या कर ली। सीहोर, विदिशा और नीमच में एक किसान ने कर्ज के चलते जान दे दी। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हालांकि प्रशासन विदिशा में किसान जीवन लाल मीणा की खुदकुशी की वजह पारिवारिक कलह बता रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में पिछले 10 दिन में 5 किसान जान दे चुके हैं। मंदसौर घटना के बाद 8 जून से अब तक 15 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने राज्य सरकार से ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवार को मदद से जुड़ी नीतियों पर दोबारा विचार करने को कहा है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से कल मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बातें कही। इस मौके पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल को जीएसटी से जुड़ी रूपरेखा की जानकारी दी। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अजबल के करीब शहीद हुए पुलिस अधिकारी के परिवार से सोमवार को मुलाकात की। अनंतनाग जिले के पुलिस अधिकारी फिरोज अहमद डार के साथ 5 पुलिसकर्मी 16 जून को लश्कर-ए-तैयबा के हमले में शहीद हो गए थे। वहीं दार्जिलिंग में हालात अब भी तनावपूर्ण हैं।
गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों ने कल भी रैली निकालकर अलग राज्य की मांग की। पार्टी ने आगे की रणनीति तय करने के लिए आज सभी दलों की बैठक बुलाई है। इस बीच राज्य सरकार ने फिर शांति की अपील की है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों ने सोमवार को दार्जिलिंग में रैली निकाली। आंदोलनकारियों ने अलग गोरखालैंड के लिए नारे लगाए और पुलिस कार्रवाई की आलोचना की। शहर में 8वें दिन भी बंद रहा। शहर में बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात हैं। प्रदर्शनकारियों ने NH31A को कुछ जगहों पर जाम कर दिया। इस सड़क को सिक्किम की जीवन रेखा माना जाता है। GJM ने साफ कर दिया है कि वो अब अलग राज्य के बिना नहीं मानेगी। Just have one point agenda now, that is statehood. I mean, it's a policy now for us, do or die. Either we get it, and in the process, if we die, we are ready to do that, to sacrifice. I think it's come to that stage. पश्चिम बंगाल ने 22 जून को सिलीगुड़ी में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री ने सभी दलों से बैठक में हिस्सा लेने की अपील की है। मुख्यमंत्री खुद इस बैठक में नहीं होंगी क्योंकि वो नीदरलैंड के दौरे पर रवाना हो गई हैं। তাছাড়া চেম্বারসেরও কিছু মিটিং আছে, তার শান্তি থাক 20 মার্চ আমরা সবাইকে অ্যাপিল করব শান্তি মেইনটেইন করবার, শান্তি রক্ষা করা, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মিছিল মিটিং করা, আর গিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া পুড়িয়ে দেওয়া এটা তো ঠিক নয়। वाम दलों ने दार्जिलिंग की समस्या का राजनीतिक हल निकालने पर जोर दिया। দার্জিলিং এর সমস্যার সমাধান একটা রাজনৈতিক সূত্র বার করতে হবে। আমরা রাজনৈতিক, এটাকে তিনি শুধু দাঙ্গা বলে কাটিয়ে দিলে চলবে না, শুধু পুলিশ দিয়ে আধা সেনা দিয়ে সেনাবল দিয়ে এটাকে আইন শৃঙ্খলা অবনতি বলে দেখলে চলবে না। दार्जिलिंग में पिछले कई दिनों से स्थिति तनावपूर्ण है। बीते शनिवार को प्रदर्शन हिंसक हो गया था। झड़पों में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी। GJM ने 2 कार्यकर्ताओं के मारे जाने का दावा किया था। हालांकि पुलिस ने गोलीबारी से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आयकर विभाग ने 1000 करोड़ रुपए के कथित बेनामी जमीन सौदों और टैक्स चोरी के मामले की जांच के सिलसिले में कल बड़ी कार्रवाई की। आयकर विभाग ने इस मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों की कुछ अचल संपत्तियों पर अस्थायी रूप से कुर्क की है। अधिकारियों के मुताबिक विभाग ने बेनामी लेन देन कानून 1988 के तहत दिल्ली में एक मकान और एक भूखंड की कुर्की की है। ये कानून पिछले साल 1 नवंबर से लागू हुआ था। विभाग ने पिछले महीने की गई छापेमारी के बाद ये कार्रवाई की है। इस मामले में मीसा भारती और दूसरे लोगों से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश कुमार अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 22 मई को गिरफ्तार किया था। और आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज, राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर रे बसा बसीन पड़ा हुआ, तो एक बाहर जाए क्या कमाए। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला, मैं भी भारत। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान। हरमंदिर साहिब और दरबार साहिब हैं इस तीर्थ स्थल की दूसरे नाम। मुख्य परिसर में है एक सरोवर, जिसके ठीक बीच में बनी है एक शानदार इमारत, जिसके है 4 प्रवेश द्वार। मुख्य इमारत की ऊपरी हिस्से पर है सोने की परत, जिससे मिला इसे स्वर्ण मंदिर का नाम। 1588 में शेख मियां मीर ने गुरु अर्जुन देव के निर्देशन में रखी हरमंदिर साहिब की नींव और 1604 ईस्वी में ये बनकर हुआ तैयार। स्वर्ण मंदिर में आते हैं रोजाना 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु और लगभग 35,000 लोग शामिल होते हैं विशाल लंगर में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं। वो लखनऊ में कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में होने वाले इस योग दिवस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और राज्यपाल राम नाईक गए थे। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के लिए कमांडो और अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। भारतीय किसान संघ की राजमार्गों पर प्रदर्शन करने की चेतावनी को देखते हुए लखनऊ से सटे जिलों में भी पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने अहम द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री ने पेरिस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए भारत की ओर से प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। फोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडियाई परिसंघ की 150वीं सालगिरह पर कनाडा को बधाई दी। कनाडा के साथ अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर भी प्रधानमंत्री ने संतोष जताया। सुप्रीम कोर्ट ने अखबारों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि मजीठिया वेज बोर्ड का पूरा फायदा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को मिलना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि अखबार समूह फंड की कमी का बहाना नहीं बना सकते। कोर्ट ने साफ कहा कि स्थायी और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों में कोई भेद नहीं होना चाहिए। दरअसल अखबार कर्मचारी यूनियनों ने अखबार समूह के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि कोर्ट के आदेश के बावजूद वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू नहीं की गई। इस पर 3 मई को शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कई अखबार समूह की दलील थी कि वेज बोर्ड की लागू करने से घाटा बढ़ जाएगा, इससे वित्तीय स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। मजीठिया वेज बोर्ड का गठन 2007 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को करीब 710 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए 10 दिन का और वक्त दिया है। सहारा प्रमुख की जमानत भी 5 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। सुब्रत रॉय के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 790 करोड़ रुपए जमा करा दिए गए हैं। बाकी रकम जमा कराने के लिए 10 और दिन का समय चाहिए। दरअसल सहारा को सेबी के पास 1500 करोड़ रुपए जमा कराने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को सहारा समूह की एम्बे वैली को बेचने का फैसला किया था। ये संपत्ति करीब 34,000 करोड़ रुपए की है। आने वाले दिनों में अब भारत में ही F-16 लड़ाकू विमान बनेंगे। टाटा समूह और अमेरिकी विमानन कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इस सिलसिले में कल एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। F-16 फाइटर जेट भारत में मेक इन इंडिया मुहिम के तहत बनाए जाएंगे। इसमें लॉकहीड मार्टिन और टाटा की हिस्सेदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले हुए इस करार को काफ़ी अहम माना जा रहा है। ये करार इस लिहाज से अहम है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत वहाँ की कंपनियों को वहीं निवेश बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों को दुनिया के सबसे विध्वंसक लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। इससे भारत में नई नौकरियां पैदा होंगी। कंपनी भारतीय प्लांट से विमान बनाकर दूसरे देशों को निर्यात भी कर सकेगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच सोमवार से मालवाहक विमान सेवा शुरू हो गई। काबुल से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इसे रवाना किया। ये पहला मौका है जब अफगानिस्तान से कार्गो के जरिए वहां के उत्पाद भारत लाए गए हैं। दिल्ली पहुंचने पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसका स्वागत किया। इस हवाई सेवा का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। इससे अफगानिस्तान के उत्पादों को भारतीय बाजार मिलेगा। दिल्ली में इस साल चिकुनगुनिया के 146 मामले सामने आए हैं, जबकि 17 जून तक डेंगू ने 87 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। सिर्फ इसी महीने में 9 लोग चिकुनगुनिया से पीड़ित हुए हैं। प्रशासन ने इस खतरनाक बीमारियों से निपटने के लिए कमर कस ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले महीने ही अधिकारियों को व्यापक योजना बनाने का निर्देश दिया था। 13 मई को उन्होंने तीनों नगर निगमों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी मरीजों के लिए बेड तैयार रखने का निर्देश दिया था। असम में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। राज्य के 6 जिलों के करीब 165 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि 60,000 से ज्यादा लोगों पर इसका बुरा असर पड़ा है। दरांग जिले में 37,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 3,000 लोगों ने शोनितपुर जिले में राहत शिविरों में पनाह ले रखी है। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
बाढ़ की वजह से यातायात बुरी तरह से बाधित है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में बाढ़ के हालात की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की मदद का निर्देश जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। राजधानी दिल्ली में बीती रात बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। भारत ने ब्रिक्स देशों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने की अपील की है और संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद पर व्यापक संधि को जल्द मंजूर कराने पर सहयोग मांगा है। ब्रिक्स सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि वैश्विक शांति के लिए हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जरूरी है। इसके अलावा सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सुधार, पेरिस जलवायु समझौते समेत कई मसलों पर चर्चा हुई। 2 दिन चले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का मकसद सितंबर में चीन के जियामिन शहर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का एजेंडा तय करना है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने पर वार्ता सोमवार से शुरू हो गई। ये वार्ता ब्रसेल्स में हो रही है। यूरोपीय संघ की तरफ से मुख्य वार्ताकार मिशेल बर्नियर और ब्रिटेन से ब्रेक्जिट मंत्री डेविड डेविस हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिटेन ने पिछले साल ईयू से अलग होने का फैसला किया था। इसके तहत जनमत संग्रह कराया गया था। वार्ता से पहले ब्रिटेन के रुख में नरमी दिखाई दी। ब्रिटेन ने कहा कि वो यूरोपीय संघ से विशेष रिश्ता बनाए रखना चाहता है। हालांकि यूरोपीय संघ का कहना है कि बैठक में कई अनसुलझे मुद्दों को सुलझाया जाएगा। Our objective is clear. We must first tackle the uncertainties caused by Brexit. First for citizens, but also for the beneficiaries of the EU policies and for the impact on borders, in particular Ireland. There's more that unites us than that divides us. So while there will undoubtedly be challenging times ahead of us in the negotiations, we will do all that we can to ensure that we deliver a deal that works in the best interests of all citizens. सीरिया लड़ाकू विमान को मार गिराए जाने के बाद रूस और अमेरिका फिर आमने सामने हैं। अमेरिकी गठबंधन को चेतावनी देते हुए रूस ने कहा है कि वो इस हमले को अपने ऊपर हमले के रूप में देखेगा। साथ ही सीरिया में विमानन क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहे किसी भी अमेरिकी या उसके सहयोगी जेट विमानों को निशाना बनाने की बात है। अमेरिका गठबंधन ने रविवार को रक्का में अमेरिकी समर्थित विद्रोहियों पर बमबारी करने पर सीरियाई सुखोई 22 विमान को मार गिराया था, जिसके बाद सीरिया में एक बार फिर तनाव है। इधर सीरिया ने अमेरिकी हमले की निंदा की है और इसके खतरनाक परिणाम होने की बात कही है। उत्तर कोरिया से रिहा हुए 22 साल ऑटो बार्बियर की मौत हो गई है। उसे बीते हफ्ते 15 महीनों की कैद के बाद रिहा किया गया था। उत्तर कोरिया ने बार्बियर को कोमा की स्थिति में रिहा किया था। अमेरिका में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक आटो को गंभीर दिमागी चोटें लगी थी। आटो के पिता ने उनकी मौत के लिए उत्तर कोरिया को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आटो की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने उत्तर कोरिया की आलोचना करते हुए कहा कि वहां आटो को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वर्जीनिया विश्वविद्यालय के छात्र आटो बार्बियर को बीते साल जनवरी में उत्तर कोरिया का दौरा करते समय एक होटल से प्रचार चिन्ह की चोरी करने की कोशिश के लिए गिरफ्तार किया गया था। और अब रुख खेल की दुनिया का। हॉकी विश्व लीग सेमीफाइनल के ग्रुप बी में आज भारत का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये ग्रुप बी का अंतिम मुकाबला होगा जो लंदन में खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी है। इससे पहले रविवार को भारत ने पूल मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 7-1 से हराया था। टूर्नामेंट में भारत के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए आज नीदरलैंड्स के साथ होने वाले मैच में भारत का पलड़ा भारी है। Be a crucial moment in the match for India, although they are 2 goals down. Barindra Lakra gets caught up. This is a great chance. चीन में खेले जा रहे ब्रिक्स खेलों में भारतीय वुशु टीम ने 2 स्वर्ण समेत कुल 6 पदक जीते हैं। 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य भारत की झोली में आए हैं। 5 ब्रिक्स देशों के इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने चीन और रूस को कड़ी टक्कर दी। पुरुष वर्ग में ताइक्वांडो स्पर्धा में एम ज्ञानदेश सिंह ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया।
जबकि इस स्पर्धा के महिला वर्ग में भारत के बिंदेश्वरी चानू ने रजत और एल सनातुम्बी चानू ने कांस्य पदक हासिल किया। टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही 10 सदस्यीय भारतीय टीम में मैनेजर सुहेल अहमद, कोच सच्चिदानंद सिंह और 8 खिलाड़ी जिनमें 4 महिला और 4 पुरुष शामिल हैं। टूर्नामेंट का आयोजन 21 जून तक होगा। आज विश्व शरणार्थी दिवस है। हर साल 20 जून को यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2016 के अंत तक दुनिया भर में 6 करोड़ 56 लाख लोग विस्थापित हुए हैं और अलग अलग जगहों पर शरणार्थी बनकर रहने के लिए मजबूर हुए हैं। हर मिनट 24 लोग युद्ध और आतंकवाद से बचने के लिए अपना सब कुछ पीछे छोड़कर निकल जाते हैं। सीरिया और दक्षिण सूडान जैसे देशों में भीषण संघर्ष, हिंसा और अत्याचारों के चलते हालात ज़्यादा खराब हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने जून 2016 से #WithRefugee नाम का अभियान छेड़ रखा है, जिसका मकसद दुनिया भर की सरकारों को शरणार्थियों की मदद के लिए एकजुट करना है। 1951 की संधि के तहत शरणार्थियों के लिए कई तरह के अधिकार भी तय किए गए हैं। वहीं शरण देने वाले देश के प्रति उनके कई कर्तव्य भी होते हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को बीजेडी, टीआरएस का समर्थन। शिवसेना आज करेगी फैसला। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की 22 जून को बैठक। पंजाब में किसानों को बड़ी राहत। अमरिंदर सरकार का 2 लाख तक कर्ज माफी का ऐलान। खुदकुशी करने वाले किसानों के परिजनों को मिलेंगे 5 लाख रुपए। भारत में बनेंगे F-16 लड़ाकू विमान। टाटा समूह और लॉकहीड मार्टिन के बीच करार। मेक इन इंडिया के तहत निर्माण के साथ निर्यात की इजाजत। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राज्य के 6 जिलों के 165 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। पूर्वोत्तर में भारी बारिश की आशंका। ब्रिक्स खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। अब तक 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पर कब्जा। हॉकी विश्व लीग में आज भारत का नीदरलैंड से मुकाबला। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार।